केसीएल केवीएल लगाने में दिक्कत? कितने लोगों को आ गया केसीएल केवीएल लगाना? इक्वेशंस लिखना, ठीक है। लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल। बहुत सारे सेल को मिलाते हैं तो बैटरी का फॉर्मेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जो सेल है उसमें 2 टर्मिनल होता है, एक को बोलते हैं टर्मिनल 1, दूसरे को कुछ नहीं बोलते। ये 2 टर्मिनल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और कुछ केमिकल्स वगैरह डाले, तो उस केमिकल की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगता है, उसे कहते हैं बैटरी फोर्स। शुरुआत में अभी हमने जस्ट सेल का जब फॉर्मेशन कर रहे हैं तब की ये बात है, हमने अभी तक इसको कहीं से कोई कनेक्शन नहीं दिए हैं। तो केमिकल की वजह से इसके ऊपर लगने वाला बैटरी फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, एक सेल के ऊपर लेके जाएगा, एक टर्मिनल के ऊपर लेके जाएगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल के ऊपर जाएगा तो बदले में जो दूसरा वाला टर्मिनल है उस पर प्लस डेवलप होगा। तो जब ये प्लस डेवलप होगा तो प्लस और माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट हो जाएगा इनसाइड द सेल। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो बैटरी फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट में एक फोर्स लगाना चालू कर देगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। शुरुआत में अगर यहाँ पर माइनस या प्लस कम है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम है और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स की जो वैल्यू है वो कम है। तो शुरुआत में जो भी फोर्स रहेगा वो केमिकल के द्वारा जो बैटरी फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और यहाँ जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इलेक्ट्रॉन के यहाँ जाने से यहाँ प्लस चार्ज बढ़ेगा और प्लस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, फिर ये फोर्स थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा ऐसा, माइनस का यहाँ जाना प्लस का यहाँ आना, जब तक कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाए। जिस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स और बैटरी फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, तब इलेक्ट्रॉन का फर्दर मूवमेंट रुक जाएगा। उस सिचुएशंस में जितना माइनस यहाँ डेवलप होना होगा हो चुका होगा, जितना प्लस यहाँ डेवलप होना हो चुका होगा वो हो चुका होगा। अब ये जो प्लस और माइनस डेवलप हुआ है उसी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे कहते हैं ईएमएफ। इसी वजह से अब एक टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, एक टर्मिनल नेगेटिव हो गया, तो सेल का जो सिंबल होता है उसमें हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल को बड़ा और नेगेटिव टर्मिनल को छोटा दिखाते हैं। एक्चुअली में सेल में बड़ा और छोटा नहीं होता, दोनों टर्मिनल एक ही साइज़ के होते हैं, बस हम लोग सिंबल के रूप में यूज़ करते हैं। हाई पोटेंशियल प्लस को बड़े टर्मिनल के रूप में और नेगेटिव को छोटे के रूप में। तो इस प्रोसेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ जिसे कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये किसी प्रकार का फोर्स नहीं है। इसके बारे में बात करेंगे तो इसका डेफिनेशन होता है कि जो चार्ज कैरियर को एक जगह से दूसरी जगह लेके गया तभी ये डेवलप हुआ। और वो कौन लेके गया, पहले कौन आया, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की बैटरी फोर्स? पहले कौन आया? तो जो ईएमएफ का जो कॉज है वो बैटरी फोर्स कॉज है। तो जो ईएमएफ होता है वो वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये है ईएमएफ का डेफिनेशंस। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे वोल्टेज कहते हैं उसका डेफिनेशंस है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। न्यूमेरिकली देखें, अगर हमने बाहर से कोई कनेक्शन नहीं करे हैं, ओपन सर्किट केस में अगर सर्किट ओपन हो तो उस सिचुएशंस में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि एक समय के बाद ये दोनों बराबर हो जाता है। और जब इलेक्ट्रिक फोर्स और जो केमिकल फोर्स दोनों बराबर हो गया तो उसके द्वारा वर्क डन भी बराबर हो जाएंगी। तो उस सिचुएशंस में ईएमएफ और वोल्टेज भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब ओपन सर्किट केस में ईएमएफ एंड वोल्टेज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा।
बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, बट दोनों का जो मीनिंग है वो अलग अलग है, दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है। वोल्टेज का मतलब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, और ईएमएफ का मतलब वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज। सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर रहता है वो इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी रहता है, और वो जो हमको देता है वो एनर्जी होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब सेल का काम है केमिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और इसी की वजह से फिर करंट का फ्लो होता है। करंट का जो फ्लो होगा वो किस प्रकार से होगा, अगर हम लोग इसे एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक सर्किट से कनेक्ट कर देंगे तो ये R हो गया, इसकी ईएमएफ को मैं E कह देता हूँ। अब सेल किसी न किसी मटेरियल से बना होगा, तो जो मटेरियल से बना होगा उस मटेरियल की टेंडेंसी करंट के फ्लो को रोकने की जो होती है उस प्रॉपर्टीज़ को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हर सेल का अपना एक कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो एक्चुअली में होता है यहाँ पर दिखाते इधर बाजू में, पर वो किसका रेजिस्टेंस है, वायर का रेजिस्टेंस नहीं है, वो सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में रहने वाले मटेरियल का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इस सिचुएशंस में अगर देखेंगे ध्यान से तो करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, यहाँ से निकलेगा करंट, ऐसे ऐसे करके करंट का फ्लो चालू हो जाएगा। तो सर्किट के में सेल के बाहर करंट फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से नेगेटिव टर्मिनल, और सेल के अंदर ये करंट किधर से किधर फ्लो होगा, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये जो प्रोसेस है ये डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है, कल मैंने बताया था आपको। इसका मतलब अभी सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशंस में जो ईएमएफ हो जाएगा, मतलब अगर आप निकालोगे तो I इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, I इक्वल टू ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R प्लस R, ये हो जाएगा करंट सेल से निकलने वाला, और ईएमएफ और वोल्टेज V इक्वल टू अगर लिखेंगे तो हो जाएगा करंट इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हो गया V। और ईएमएफ और V में रिलेशन अगर निकालेंगे तो V इक्वल टू E माइनस IR। और इस प्रोसेस में, डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में ईएमएफ जो है वो बड़ा होगा, टर्मिनल वोल्टेज छोटा होगा, बराबर। अब इसके कैलकुलेशंस में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का भी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है R इंटू E बाय V माइनस 1, या फिर आप इसे, ये बहुत काम की चीज़ है, R इंटू E माइनस V बाय V भी कह सकते हैं। कैसे आया होगा, तो इसी से आया होगा, इसको सॉल्व करके, ये इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो देखेंगे आप सॉल्व करेंगे तो कैसे, इसको जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो I इंटू R, या फिर यहीं से ले लेते हैं, I इंटू R इक्वल टू EMF माइनस V। तो यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा EMF माइनस V बाय I, और इस I को रिप्लेस कर देंगे V बाय R से, तो EMF माइनस V बाय V बाय R। तो ये R ऊपर चला जाएगा और रिलेशन हो गया EMF माइनस V बाय V। इससे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। और अगर हम लोग चार्जिंग की बात करेंगे तो चार्जिंग के प्रोसेस में बाहर का जो वोल्टेज होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, अंदर का वोल्टेज छोटा होना चाहिए। मतलब इस प्रोसेस में करंट ऐसे जाएगा, ऐसे फ्लो होगा, और EMF प्लस IR वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं थोड़ा सा ये सब बातों को। पॉइंट बना करके लिखेंगे, EMF and voltage are conceptually different things, but numerically they may be equal. दूसरा पॉइंट, इन
charging mode of cell एक्सटर्नल वोल्टेज या फिर टर्मिनल वोल्टेज, ऐसा लगे टर्मिनल वोल्टेज इन चार्जिंग मोड ऑफ सेल, टर्मिनल वोल्टेज शुड बी मोर देन EMF, should be more than EMF, and current flow from negative to positive terminal outside the cell. Current flow from negative to positive terminal outside the cell and positive to negative inside the cell. नहीं ठीक ही है ना, चार्जिंग मोड का है ये। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे इन डिस्चार्जिंग मोड टर्मिनल वोल्टेज लेस देन EMF, in discharging mode terminal voltage less than EMF, current flow from positive to negative outside the cell, and negative to positive inside the cell, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। resistance offered by cell material to flow of current. Resistance offered by cell material to flow of current. For ideal cell it should be zero. अब इसमें आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशंस में मान लीजिए ऐसे बहुत सारे सेल मैंने सीरीज में लगा दिया, सबकी EMF अलग अलग है, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो इसका इक्विवेलेंट EMF होगा, अगर सभी सेल एक दूसरे के सपोर्ट में है, सपोर्ट समझते हैं कैसे? देखिए ये जैसे माइनस से प्लस, तो ये भी माइनस से प्लस, ये भी माइनस से प्लस, सभी एक दूसरे के सपोर्टिव कंडीशंस में है, तो इक्विवेलेंट EMF जो होगा सबका सम हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस ऑन टू EN। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो R इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा, वो भी R1 प्लस R2 प्लस ऑन टू RN। और अगर सभी सेल सेम हो, इफ ऑल सेम, तो इक्विवेलेंट EMF हो जाएगा N इंटू E के बराबर, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा N इंटू R के बराबर। बट इसमें अगर ऐसा रहेगा कि बहुत सारे सेल में से कुछ सेल बाय मिस्टेक उल्टा कनेक्ट कर देंगे। कैसे? इस प्रकार से। तो अब देखिए एक सेल जो है उल्टा कनेक्शन किया हुआ है ना।
तो जब अपोजिट कनेक्शन कर देंगे तो उस सिचुएशंस में जो एक सेल जिसको हमने उल्टा कनेक्शन करें वो अपने साथ एक सेल और को ख़त्म कर देगा, एक और सेल की जो इफेक्टिव वैल्यू है उसे ख़त्म कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए टोटल n नंबर ऑफ सेल है, टोटल सेल जिसमें m सेल जो है वो अपोजिट कनेक्शन किया गया, तो उस सिचुएशंस में इक्विवेलेंट जो ईएमएफ होगा वो हो जाएगा n माइनस 2i m इंटू ई। लेकिन R इक्विवेलेंट में अभी अपोजिट कनेक्शन का कोई रोल नहीं है, वो NR ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस प्लस माइनस तो होता नहीं है ना, रेजिस्टेंस का कोई उल्टा कनेक्शन नहीं होता, तो रेजिस्टेंस में बराबर वो ऐड हो गया। लेकिन जो सेल का ईएमएफ है उसमें 2 माइनस हो गए, एक सेल अपने साथ एक और को लेके जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 5 वोल्ट के 10 सेल है हमारे पास, जिसमें से हमने 9 को एक जैसा कनेक्ट किया और एक को उल्टा कनेक्शन कर दिए, तो इसका मतलब टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? अगर सबको 10 को एक साथ कनेक्ट करते तो कितना होता? 50, और एक को सिर्फ उल्टा कनेक्शन करे तो हो जाएगा 40 हो जाएगा ना। तो जो एक प्लस 5 है, एक और माइनस 5, दोनों मिल करके एक दूसरे को क्या कर दिया? 0, तो सिर्फ 8 ही सेल बचा हमारे पास। तो उसी चीज़ को निकालने का तरीका है n माइनस 2m बराबर। तो ये हो गया। अच्छा लिख डालो पहले इसे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक दो एग्जांपल्स यहीं पर मैं ड्रॉ कर देता हूं, उसे आप बना लेना। 2 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 2 ओम, 5 वोल्ट 1 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और आर इक्विवेलेंट। दूसरा एग्जांपल, सभी सेल 10 वोल्ट, 1 ओम, इसका कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 + 5 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे? अपने साथ एक और को लेके चला जाएगा, 40 वोल्ट और रेजिस्टेंस 6 ओम। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशंस करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में सभी का ईएमएफ सेम होगा तब की बात करते हैं। तो इक्विवेलेंट जो ईएमएफ है वो 1 के बराबर, आर इक्विवेलेंट जो होगा वो R/N हो जाएगा। अब इसमें 100 सेल लगा दो, 200 लगा दीजिए, 50 लगा दीजिए, कितना भी लगा दीजिए, अगर सबका सेम है तो 1 के अक्रॉस जितना होगा वही सब के अक्रॉस होगा। इसका मतलब 1 के बराबर ईएमएफ हो जाएगा। और आर इक्विवेलेंट में बस आर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो R/N। लेकिन अगर इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस करेंगे, अब इस बात पे ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने 2 सेल लगाया,
इसका ईएमएफ E1 R1, इसका ईएमएफ E2 R2। तो यहाँ जो R इक्विवेलेंट हुआ वो हो जाएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2, और जो E इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस सो ऑन, अगर 2 के बाद तीसरा भी रहेगा तो चौथा भी रहेगा तो, बाय 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें आप चाहो तो प्लस ऑन टू EN/N भी लिख लीजिए, प्लस ऑन टू 1/RN भी लिख लीजिए। अब अगर एक बार में 2 ही रहेगा जनरली, तो 2 रहेगा तो क्या होने वाला है, देखिए ध्यान से, E1 R2 E2 R1, नीचे में R1 R2 हो जाएगा, इधर में R2 प्लस R1, फिर नीचे में क्या हो जाएगा R1 R2, तो R1 R2 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो 2 के कंडीशंस में इक्विवेलेंट ईएमएफ हम लोग क्या लिखेंगे, E1 R1 प्लस E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2, ये हो जाएगा। अब इसमें जो हमने अभी डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में देखिए ध्यान से, तो दोनों सेल का जो टर्मिनल है एक तरफ है। अगर टर्मिनल उल्टा हो जाएगा तो जितने सेल का टर्मिनल उल्टा हो जाएगा उसमें माइनस लगा देंगे। कहने का मतलब हुआ ऐसा कि मान लीजिए कि मैंने 3 सेल कनेक्ट किया, एक ऐसा, एक ऐसा, फिर एक ऐसा। ये E1 R1 है, ये E2 R2 है, और ये E3 R3। तो R इक्विवेलेंट के लिए तो यहाँ पर फिर से 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 लगाएंगे। और जब E इक्विवेलेंट निकालने जाएंगे तो E1/R1, अब E2 वाला उल्टा है तो माइनस E2/R2 प्लस E3/R3। E3 वाला और E1 वाला सेम है और E2 वाला उल्टा है, तो जो उल्टा है उसमें माइनस और जो सब सेम है उसमें प्लस, डिवाइड बाय नीचे में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। नीचे में प्लस माइनस का लोचा नहीं है, जो भी प्लस माइनस का लोचा है वो ऊपर ही है। मतलब अगर एक जैसा दिखा तो सब प्लस, और नहीं तो जो उल्टा है वो माइनस, बराबर। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का तरीका। तो लिख डालें आप, टेन वोल्ट 2 ओम, 10 वोल्ट 2 ओम।
10 हो जाएगा, EMF 10, और R इक्विवेलेंट 2/4 ना, तो 0.5 इसमें सपोर्ट में है, तो इक्विवेलेंट EMF 10 × 2 20 + 6 × 1/2 + 1 3 26/3, R इक्विवेलेंट 1 × 2/1 + 2, यहाँ पर R इक्विवेलेंट 1 × 2/1 + 2, E इक्विवेलेंट 4 2 जा और 6 1 जा, तो 4 2 जा 8 - 6 1 जा 6/3 2/3 वोल्ट। वन बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 + 1/1 + 1/2, E इक्विवेलेंट 2/1 + 3/1 - 4/2 ये कितना हो जाएगा, 1 1 का 1/2 और 5/2/5 ना, 1/1 + 1/1 + 1/2 ऐसा। यहाँ पे E इक्विवेलेंट 2/1 4/2 6/3 by 1/1 1/2 1/3, और 1/R इक्विवेलेंट 1/1 1/2 1/3। हो गया? अब मिक्स्ड में ऐसा है कि सीरीज भी होगा, पैरेलल भी होगा। इसमें एक ब्रांच में n सेल है, n सेल इन ईच ब्रांच, टोटल m ब्रांच है, ऑल सेम। तो एक सेल का ईएमएफ किसके बराबर, एक ब्रांच का ईएमएफ किसके बराबर, NE के बराबर। तो NE ही पैरेलल में हुआ तो इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके बराबर होगा, N × E के बराबर। और R इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो एक में NR और ऐसे M ब्रांच है तो NR/M, तो ये लिख डालें।